नमस्कार। आप सबको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक झगड़ा बीजेपी के भीतर शुरू हुआ, उसके पीछे का किरदार कौन है? ए.के. शर्मा। ये ए.के. शर्मा कहा जा रहा है कि दिल्ली से भेजे गए वैसे जासूस हैं जो योगी सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए भेजे गए हैं। अगर मैं यहाँ जासूस वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत गंभीरता के साथ और ऐसी कुछ बात रही होगी, इसलिए मैं आपको ये शब्द इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें बीच में ए.के. शर्मा हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो तस्वीर देखिए। बीच में ए.के. शर्मा है, उनके हाथों में गुलदस्ता है, उनके दाहिनी तरफ हैं स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाईं तरफ है दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं। जब ए.के. शर्मा की ज्वाइनिंग हुई थी पिछले साल, तब यही कयास लगाया जा रहा था कि दिनेश शर्मा को दिनेश शर्मा की जगह उनको रखा जाएगा, यानी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में, तकरीबन 6-7 महीनों में बाजी कैसे पलट गई। ये कहा जा रहा है कि अब जो आदमी डिप्टी सीएम बनने वाला था वो एक मिनिस्टर तक नहीं बन सका। ऐसा कैसे हो गया? यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हो जाती है। ए.के. शर्मा नरेंद्र मोदी के भेजे गए बहुत खास आदमी थे। नरेंद्र मोदी के भेजे गए खास आदमी का मतलब क्या होता है कि एक तो वो गुजरात कैडर के हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2000 से लेकर 2013-14 तक, तब तक उन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारियां संभाली ए.के. शर्मा ने। मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। वो गुजरात कैडर के आईएएस हैं। देखिए, उन्हें उत्तर प्रदेश भेजे जाने के पीछे एक और वजह है कि मऊ जिले के रहने वाले हैं और पूर्वांचल में बीजेपी की हालत आपको भी पता है कि अक्सर डवाडोल रहती है। 2017 को अगर माइनस कर दे तो अक्सर डवाडोल ही रही है। पीएम मोदी के बहुत करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, मतलब वैसे ऑफिसर जो अगर पीएम मोदी जिनसे सलाह ले सकते हैं। कहा जाता है ए.के. शर्मा उन ऑफिसर्स में से हैं। एक बहुत बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ कि बताइए, ऐसे किसी भी अधिकारी को इतनी क्या जल्दी थी कि वो दिल्ली बुलाया गया, गुजरात से, गांधीनगर से, अहमदाबाद से बुलाया गया और अचानक उसे बोला गया कि आप नौकरी रिजाइन कर दीजिए, वीआरएस ले लीजिए और आप उत्तर प्रदेश चले जाइए। जबकि ए.के. शर्मा की नौकरी 2022 तक बची थी। वो चाहते तो एमएसएमई के वो चूंकि सेक्रेटरी हो चुके थे, सेक्रेटरी रहते हुए, और सबसे बड़ी बात कि वो प्रधान सचिव बन चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अहम विभाग में थे, उनके पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी थी, उद्योगों की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस जिम्मेदारी को अचानक रातों रात छोड़कर लखनऊ आने का क्या मतलब था? ए.के. शर्मा लखनऊ अगर आए तो इसके पीछे सीधा मतलब यही था कि वो बीजेपी के लिए आए हैं। और कुछ ही घंटों बाद, उनके लखनऊ आने के कुछ ही घंटों बाद ये दिख भी गया कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ये देखिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई पहले तो डीएवी मऊ से ही हुई, उसके बाद धीरे धीरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए, वहां से वो पढ़े। 2013 में उन्हें प्रमोशन मिला था नरेंद्र मोदी के दौर में ही, और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित हो चुके थे। 2013 में ए.के. शर्मा को प्रमोशन मिला और उन्हें बना दिया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव। जून 2014 में, यानी ये तब की बात है जब प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी। उसके बनने के कुछ ही हफ्तों के बाद, महीनों नहीं हफ्तों के बाद ही ए.के. शर्मा को सीधे गुजरात से बुला लिया गया दिल्ली और उन्हें पीएमओ में संयुक्त सचिव बना दिया गया, ए.के. शर्मा साहब को। और उसके बाद उन्हें कुछ ही दिनों बाद सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय के सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही नहीं, सरकार की तरफ से वो कई बार विदेश गए सचिव रहते हुए, बहुत बड़ी बड़ी डील साइन करने के लिए ए.के. शर्मा साहब को। अब सोचिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं अगर जाना होता था या कोई डील होती थी तो वहां नरेंद्र मोदी जरूर जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ए.के. शर्मा भी, कई बार ऐसा हुआ, उसकी तस्वीरें भले ही आपको मीडिया ने नहीं दिखाई, लेकिन ए.के. शर्मा साहब बाहर जाते थे और बहुत विदेशों में भी अगर सरकार का कोई बड़ा काम होता था तो ए.के. शर्मा को जिम्मेदारी दी जाती थी। इन्हें भेजा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार के भीतर एक अहम जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि वो सरकार की निगरानी कर सकें। सरकार की निगरानी करने का मतलब कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव था। सरकार की जिन फाइलों पर सरकार साइन करती है, मुख्यमंत्री साइन करते हैं, उन फाइलों के भीतर क्या होता है, काम कैसे हो रहा है, काम करने का फॉर्मूला क्या सेट किया गया है, अधिकारी किसकी सुन रहे हैं, ये सब चालू करना था। लेकिन ए.के. शर्मा को मौका दिया ही नहीं योगी आदित्यनाथ ने। एक जो और अहम जानकारी मैं आपको बता दूं, झगड़े के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ए.के. शर्मा को लेकर शुरू हुई वो ये
ए.के. शर्मा जैसे ही आए, पहले तो वो वेट करते रहे कि उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद खबर ये आई कि अधिकारी, क्योंकि उन्हें तो एक विजिलेंस के तौर पर विजिलेंस ऑफिसर बनाकर भेजा गया था दिल्ली से, वो जांच पड़ताल करने के लिए या किसी अधिकारी को जब वो फोन करते थे कि कुछ पूछें, तो अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करता था। पहले तो अधिकारियों ने एक दो बार उनका फोन रिसीव भी किया, लेकिन उसके बाद उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया अधिकारियों ने। कहा जाता है कि वो फोन कर करके थक चुके थे, अधिकारी उनकी फोन तक रिसीव नहीं करते थे, उनकी कॉल तक रिसीव नहीं करते थे। इसके साथ साथ कहा यह भी जाता है कि ए.के. शर्मा ने कई बार कुछ काम भी कहा अधिकारियों को कि काम ऐसे नहीं, आपको वैसे करना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने वो भी बात नहीं सुनी। अधिकारी सुनते किसकी थे? तो योगी आदित्यनाथ की। अब ए.के. शर्मा ने ये सारी रिपोर्ट सबसे पहले अमित शाह तक पहुंचाई। अमित शाह ने जे.पी. नड्डा को कहा कि आप बात करें, देखिए इसमें। जे.पी. नड्डा ने राधा मोहन सिंह को भेजा लखनऊ। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की। कहा जाता है कि एक बंद लिफाफा आया था दिल्ली से, जो अंदर की खबर है और मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके हवाले से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक बंद लिफाफा आया और उस लिफाफे में कुछ नाम बढ़ाए गए थे राज्यपाल को। उस बंद लिफाफे के साथ राज्यपाल को फिर से दिल्ली बुलाया गया। राज्यपाल जैसे ही दिल्ली पहुंची, उन्हें कहा गया कि आप कैबिनेट विस्तार के लिए सरकार पर दबाव डालें, लेकिन राज्यपाल ने दबाव तो बनाया पर सरकार पर कोई इसका असर हुआ भी नहीं और राज्यपाल बहुत ज़्यादा दबाव बना नहीं सकती थी, इसलिए मामला फिर से अधर में लटक गया। विवाद जब बढ़ा और मीडिया में खुलकर चीज़ें सामने आने लगी, तब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आलाकमान को भी लगा कि नहीं, अब बैठकर सुलह कर लेना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ भागे भागे दिल्ली गए और अब सुलह की कोशिशें शुरू हुई। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जब ये विवाद शुरू हुआ, तब उत्तर प्रदेश के बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हमने आपको वो भी एक वीडियो में बताया है। बड़ा बदलाव ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां से गायब कर दी गई। जंग ये छिड़ गई थी कि अगली बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दिया और आप देखेंगे दिल्ली में जो है लगातार फील्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो टीम थी या जो आलाकमान के लोग थे वो फील्डिंग कर रहे थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे होंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपना पावर दिखाया और वहाँ दिल्ली में भी आलाकमान ने अपना पावर दिखाया। ये जंग ऐसे शुरू हुई, लेकिन ये जंग अभी ख़त्म हो गई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो महज आपने ट्रेलर भर देखा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि दरअसल कोरोना काल में जो सरकार की इमेज खराब हुई है, उस इमेज के डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। ये डैमेज कंट्रोल का मतलब कि आप राजनीतिक तौर पर मोदी और योगी की लड़ाई दिखाएं, अमित शाह और योगी की लड़ाई दिखाएं और जे.पी. नड्डा योगी की लड़ाई दिखाएं और इस बीच योगी आदित्यनाथ या बीजेपी बाजी मार ले जाए। ये लड़ाई दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आलाकमान तक ये खबरें पहुंचाई गई और कुछ विधायकों ने खत लिखकर पहुंचाया कि जनता में आक्रोश है, जनता में लगातार जनता शिकायत कर रही है, इस तरह की खबरें पहुंचाएगी। जिसके बाद आलाकमान ने तय किया कि वो कुछ इस तरह की तकनीक अपनाएगी या ऐसा कुछ करेगी जिससे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों के भीतर, जनता के भीतर, पब्लिक के भीतर, उस गुस्से को थोड़ा ठंडा किया जा सके। और ये उसी की एक राजनीतिक चाल भर है।